उत्तराखंड के अंदर डॉक्टर्स की जो स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, क्या उनका कहना है, क्या वो सोचते हैं? जोशी जी, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या अभी तक रही है वो पर्वतीय क्षेत्रों में तकनीकी संस्थानों का, मेडिकल कॉलेज का अभाव रहा है। जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो हल्द्वानी या देहरादून में खुले हैं और संविदा पर जो चिकित्सक रखे गए हैं, एक्चुअली वो संविदा पर चिकित्सकों की जिम्मेदारियां नहीं होती है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक यहाँ आना नहीं चाहता है। उसके पीछे अभी हमारे एक बंधु ने कहा कि यहाँ आने के लिए जो सबसे कन्वेंस की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या आने की समस्या है, सड़कें सही नहीं है। दूसरा, कोई सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक या उच्च उपाधिधारक चिकित्सक यहाँ आता है तो सबसे पहले वो अपनी व्यवस्था देखता है कि उसको, उसके परिवार, उसके बच्चों के यहाँ पे कैसा एजुकेशन होगा। उस तरह के एजुकेशन सेंटर्स यहाँ पे अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। जितने भी सेंटर्स डेवलप हुए हैं वो या तो देहरादून में हुए हैं या रुद्रपुर में हुए हैं या हल्द्वानी में हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि 10 वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए। एकमात्र श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, आज भी वो चिकित्सकों की कमी की वजह से उसको मान्यता नहीं मिल पाई है। तो आवश्यकता है पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों को खोले जाने की और वहां पर स्थानिक लोगों को प्राथमिकता दी जाए और उनको साधन संपन्न बढ़ाकर उनके बच्चों को, पर्वतीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको वहां पे पढ़ने की सुविधा दी जाए ताकि वो वहां सेवा दे सके। जोशी जी ने बात रखी है कि किस तरीके से अगर पहाड़ में हमें डॉक्टर्स की जरूरत है तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ानी चाहिए और यह काम हमारे नेता ही कर सकते हैं। हमारे बीच में मौजूद है अर्पण संस्था की अध्यक्ष रेणु ठाकुर जी भी। महिलाओं का एक बड़ा योगदान उत्तराखंड आंदोलन में रहा है। चलिए उनसे जानते हैं कि 10 साल में किस तरीके की स्थिति यहाँ की महिलाओं की है और कैसी उम्मीद वो सरकार से करती है। रेणु ठाकुर जी, 10 साल के बाद भी अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम यूपी के अंदर थे तो ये जो मुद्दे थे ये पहले भी थे, जो शोषण के हैं, उत्पीड़न के हैं, और खासकर मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज वही स्थिति है। जो लड़कियां हैं, अब हम प्राइमरी स्कूल्स या अंदर के स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा है स्कूल में। मतलब पता चलता है कि सारे लड़के जो हैं वो भेज दिए गए हैं प्राइवेट स्कूल्स में या पिथौरागढ़ में। तो वहाँ पर ना मास्टर है, न सुविधाएं हैं और लड़कियां स्कूल से मुड़ जा रही है, मगर स्थितियां वैसी की वैसी हैं। आज भी हमारे पास एक स्पष्ट नीति नहीं है। 50% आरक्षण जरूर मिल गया है, तो मुझे तो ये लगता है पैचवर्क कर रही है हमारी सरकार जो है इसको बनाने के बाद। यहाँ से उठाए, यहाँ चिपकाया, यहाँ से दुखाया, यहाँ चिपकाया। रेणु जी ने एक बात से यहाँ पे रखी है, आबकारी नीति की बात आई है, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल आया है। उत्तर प्रदेश से अलग हुए हम लोग हैं, लेकिन कोई अंतर इसमें उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, शासन के पूर्व सचिव ऋषेन मेहर जी, क्या वो महसूस करते हैं इन 10 सालों में सरकारों के कामकाज पे, खासकर युवाओं को कैसे टारगेट उन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे ऋषेन जी? देखिए, वो दुर्भाग्य की बात है कि आज 10 साल होने के बाद भी हम 10 साल आगे नहीं है, बल्कि हमारा प्रदेश 10 साल पीछे हो चुका है। आज अगर छात्रों की बात करें, हमारी प्रदेश सरकार या पूर्व की सरकारें कहती है कि महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, कैंपस की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, परंतु आज तक इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई अलग नीति नहीं बनाई गई। यहाँ के युवाओं के लिए अलग नीति नहीं बनाई गई, यहाँ के छात्रों के लिए अलग नीति नहीं बनाई गई। भले वो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की बात हो या किसी और विद्यालय की बात हो, इंटर कॉलेजों की बात हो, तो पूरा एक प्रदेश में छात्रों के साथ, एक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए और सरकार ने एक अलग नीति बनानी चाहिए इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए। हमारे बीच में पद्मादत्त पंत जी मौजूद हैं, जिन्होंने पिथौरागढ़ के अंदर लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को बचाने और उस पर लिखने का काम किया है। उनसे जानते हैं कि कैसा काम इस दौरान हुआ है, खासकर किस तरह का काम उत्तराखंड बनने के बाद हुआ है। श्री पंत जी, देखिए, ऐसा है कि जो लोक कला हमारी है गाँव में बसती है और गांव से गायन हो जाने के कारण वहां पर अब हमको वो लोक कला जो पहले देखने में आती थी सो अब हमको नहीं दिखाई देती है। बात आई है लोक संस्कृति, लोक परंपरा को बचाने की। पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है, चीन और नेपाल, तिब्बत से इसकी सीमाएं मिलती है। बात करें हम लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, अर्थ और व्यापार की, तो शमशेर सिंह मेहर जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष, हमारे बीच में मौजूद है। खासकर पिथौरागढ़ को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, सरकारों के कामकाज को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे? शमशेर जी, 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, 10 वर्ष मुझे भी रिटायरमेंट आए हुए हो गए। अगर हम उसकी बात करें तो चाइना ने लासा तक जो है ट्रेन लाइन बिछा दी है और यहाँ 3 पी है, पर्यटक भी यहीं, पर्यटक मंत्री जी भी यहीं थे, अभी पेयजल मंत्री भी यहीं है ना, चुफाल जी प्रेसिडेंट यहीं है भाजपा के हमारे, ठीक है नहीं, सब कुछ यही है।
लेकिन अभी तक ये NH वाली रोड भी जो है अच्छी तरह से डामरीकरण नहीं हुई। तो आप सुरक्षा के मामले में क्या बोलेंगे? जहाजों की व्यवस्था देख ही रहे हैं, 20 वर्षों से मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पे उद्घाटन कर गए, तब से एयरपोर्ट वैसे के वैसे ही है। मंत्री जीओं का, संतरी जीओं का, बड़े बड़ों का यहाँ उतर जाता है जहाज, लेकिन एक 18 सीटर या 20 सीटर कोई भी एक जहाज यहाँ पे पर्यटक के तौर पे उतारने के लिए तैयार नहीं है। क्या जहाजों में आएगी सेना यहाँ पर? जब 18 सीट का एक यातायात के लिए जहाज नहीं भेज सकते हैं तो सेना कहाँ से आएगी? बात सरकार पे आई है। हमारे बीच में युवा मोर्चा के अध्यक्ष गिरीश जोशी जी भी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि पेयजल मंत्री की हम बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें, एक सवाल उभर के आ रहा है कि विकास क्यों नहीं हो पा रहा, खासकर सीमांत जिले पिथौरागढ़ में। श्री गिरीश जोशी जी। मुकेश जी, जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी उत्तराखंड पूरे देश में आर्थिक जो सर्वे अभी हुए हैं वो तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। उसका पूरे प्रदेश में तीसरा नंबर जो हमारे पूरे देश में राज्यों के आधार पर मिला है, तीसरा नंबर हमारे प्रदेश को मिला है, जिसने अपने आर्थिक रूप से अपने आप को उभारा है। यहाँ पर जो GDP की स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है, वो धीरे धीरे उभर रही है। ठीक है, यह सर्वमान्य बात है कि जिस तेजी से यहाँ पर विकास होना चाहिए था, उस तेजी से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। यह सब मंथन की आवश्यकता है। हमारे बीच में रूपेश डिमरी है कि क्या राज्य बनने से किन लोगों को फायदा हुआ और किन लोगों को फायदा होना चाहिए था? मुकेश जी, ऐसा है कि जो विकास की बात है, जब तक आप जीवन मूल्यों को समझेंगे नहीं कि जनता की नब्ज क्या है, समस्याओं की जड़ कहाँ पर है, तब तक आप उनको सुधारने की बात नहीं कर सकते। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जब तक वो जनता के बीच नहीं पहुंचेगी और उसके रिसोर्सेज को तलाशेगी नहीं, तब तक वो विकास की बात नहीं कर सकती। और यही हुआ है, लगातार चीजों को ऊपर के तरह से उठाया गया, सारा विकास मैदानों की ओर चले गया और पहाड़ सिर्फ इसलिए रह गए कि यहाँ जो बेरोजगार हो उन्हें तैयार करके वहाँ की फैक्ट्रीज में वर्कर बना के भेज दिया जाए। इसके अलावा कोई और विकास की बात लोगों ने नहीं है कि इन पूरे 10 सालों में अगर विकास हुआ है तो जो 70 नेता चुनकर जाते हैं उनका विकास हुआ है। पहाड़ों की हम बात करें, पहाड़ आज भी अपने विकास को तरस रहे हैं। शराब से परेशान महिलाएं आबकारी नीति की बात कर रही है। युवाओं का दर्द है कि बेरोजगारी का दर्द दूर किया जाए। इन 10 वर्षों में हमने पिथौरागढ़ में इस डिबेट को लॉन्च किया है। पिथौरागढ़ से मैं मुकेश पंत, सहारा न्यूज ब्यूरो, पिथौरागढ़।